गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। गांव किसान में हम बात करते हैं खेती किसानी की, पशुपालन की और साथ ही दिखाते हैं आपको कामयाब किसान की दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। सबसे पहले बात खेती किसानी की। मशरूम अपने पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है, साथ ही इसकी डिमांड भी साल भर बनी रहती है। उन किसानों के लिए मशरूम की खेती किसी वरदान से कम नहीं है जिनके पास कम भूमि है। जी हाँ, एक ऐसा विकल्प है जिसे कम भूमि में भी अपनाया जा सकता है और अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं मशरूम की खेती पर हमारी ये रिपोर्ट। मशरूम उत्पादन कम समय और कम लागत में आय का सबसे अच्छा विकल्प है। मशरूम विशेष प्रकार की कवक होती है जो पोषक तत्वों से भरपूर है, जो पुरातन काल से हमारे आहार का हिस्सा है। यही वजह है कि मशरूम अब हमारी थाली का हिस्सा हो चुका है। हमारे देश में इसकी व्यावसायिक खेती 1965 से शुरू की गई, जो आज काफी लोकप्रिय हो चुकी है। भारत में सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्रों में मशरूम की खेती की गई, क्योंकि वहाँ तापमान कम होता था। फिर जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे कृत्रिम तापमान की स्थितियाँ बनाकर मशरूम की पैदावार ली जाने लगी। आज ये आत्मनिर्भर बनने का सबसे आसान विकल्पों में शामिल है। मशरूम की खेती के लिए गेहूं के भूसे या पराली को बोरे में रात भर के लिए साफ पानी में भिगोकर रखा जाता है। फिर भूसे को बाहर निकालकर फालतू पानी निथार कर अलग कर दिया जाता है, और जब भूसे में लगभग 70% नमी रह जाए तब यह बिजाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद भूसे को पॉलीथीन बैग में परत दर परत भरते हुए मशरूम का स्पॉन मिलाना चाहिए। ये काम मुख्य रूप से सुबह करना चाहिए। हल्के हाथ से दबाना चाहिए, साथ ही बैग में छेद करने चाहिए जिससे मशरूम अपनी जगह बना सके। तैयार मशरूम की समय समय पर तुड़ाई करनी चाहिए। इस तरह मशरूम की किस्म के हिसाब से उसकी देखरेख कर बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। देश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिसमें कृषि और इससे जुड़े सह उत्पादों के संबंध में बारीकी से जानकारी दी जाती है। इसी तरह कवि के मशरूम उत्पादन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को भविष्य संवारने की राह दिखाता है। मैं ये देखती हूँ कि बहुत से लोग बिजनेस करना चाहते हैं, परंतु ज़्यादा बजट के कारण वो लोग बिजनेस के बारे में सोचते तो हैं परंतु कुछ कर नहीं पाते। और इसीलिए जब मैंने एक बार DD किसान चैनल पर एक मशरूम के ऊपर एक प्रोग्राम दिखाया गया था, तो उसको देखकर मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि मैं भी मशरूम की खेती करूं, क्योंकि इसमें लागत कम है और पैदावार ज़्यादा है। आपका बजट भी बहुत कम लगता है, मतलब आपको पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आपका खर्च होगा परंतु उससे आपको इतनी अधिक पैदावार मिलेगी और आप जो खर्च कर रहे हैं उसका आप 4 गुना कमाएंगे। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो घर में रहने वाली स्त्रियाँ हैं या जो शहरी स्त्रियाँ हैं या ग्रामीण स्त्रियाँ हैं, हर कोई महिला या हर कोई व्यक्ति इस मशरूम की खेती को करके अधिक पैदावार ले सकता है और अपना फ़ायदा 4 गुना अधिक कर सकता है। और जबकि उसके पास कुछ भी नहीं हो, उसके बाद भी केवल भूसा लेकर आप अपनी खेती को शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इतना बड़ा खेत चाहिए या आपको बहुत ज़्यादा कोई स्पेस चाहिए। आपको एक छोटा सा कमरा चाहिए, आप उसे सीख लें, ट्रेनिंग लें और फिर उसके बाद में अपने काम को प्रारंभ करें, तो आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। एक सफल काम के पीछे बेहतर रणनीति होती है। ये बेहतर रणनीति तभी कारगर होगी जब हमें उस विषय का भलीभांति ज्ञान हो। मशरूम की खेती कर किसान लाभ कमा सकें, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र में समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें उत्पादन,
मार्केटिंग से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लें, ये तमाम जानकारियाँ दी जाती हैं। तो अभी आपने देखी मशरूम पर हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में हर बार हम आपको पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारियां देते हैं और आज इसी सिलसिले में बात करेंगे गौपालन की, जिसमें विशेष तौर पर हम गिर गाय के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं इससे जुड़े हमारी ये रिपोर्ट। गाय पालन के लिए जब उच्च नस्ल की बात होती है तो गिर गाय का नाम जरूर लिया जाता है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक उत्पादन के लिए पशुपालकों की ये पहली पसंद है। इस गाय का दूध से लेकर घी और गौमूत्र तक ऊंचे दाम पर जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि गिर गाय पालन हर ओर से मुनाफे का सौदा है। इसके साथ ही इस गाय की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इस वजह से पशुधन हानि की आशंका कम हो जाती है। गिर गाय से एक दिन में 50 लीटर तक दूध लिया जा सकता है। यही वजह है कि पशुपालकों में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इनके संरक्षण और संख्या में इजाफा करने के लिए कई योजनाएं भी संचालित की जा रही है। पहले ये सिर्फ गुजरात में पाई जाती थी, लेकिन अब ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी आसानी से देखी जा सकती है। इसका जीवन काल 12 से 15 साल तक का होता है। गिर अपने जीवन काल में 6 से 12 बच्चे पैदा कर सकती है। इसका वजन लगभग 400 से 475 किलोग्राम हो सकता है, लेकिन ये सब तभी संभव है जब पशु को अच्छा आहार दिया जाए। गिर गाय से बेहतर दूध का उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए संतुलित पोषण आहार देना चाहिए। 100 किलो आहार का मिश्रण बनाने के लिए बिनौला की खली 10 किलो, चने व मूंग की चूरी 25 किलो, गेहूं व मक्का का दलिया 40 किलो, सोयाबीन की चूरी 22 किलो, खनिज मिश्रण 2 किलो, नमक 1 किलो मिलाकर तैयार कर सकते हैं। तैयार बाटा जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन 1 से 1.5 किलो देना चाहिए। वहीं दूध देने वाली गाय के लिए 400 ग्राम बाटा प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त देना चाहिए। इसके अलावा बाहर चराने से भी बेहतर उत्पादन मिलता है। अब ये गायें अभी ये भी कोई चारा खा रही है, कुछ भी खा रही है, तो उसका हजम होना बहुत जरूरी है। और उसके क्या होगा जब वो ओपन फार्मिंग के अंदर रहेगी, खुले में घूमेगी, अपनी मर्जी से इधर रहेगी, खेल लेगी भी, मस्ती करेगी। हमारा भी मन होता है मस्ती करने का, घूमने का। तो उसमें एक प्लस पॉइंट होता है कि इनकी जो ब्लड जो है ना उसका सर्कुलेशन बना रहता है, उससे इनका डाइजेशन प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ओके रहता है। दूसरी चीज़ें और क्या होती है कि इनके जो खुर होते हैं खुर बढ़ जाते हैं। जब गाय एक जगह पे बंधी रहती है तो उसके जो है खुर काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं। जैसे हमारे नाखून है, उसको गाय के नाखून हम कह सकते हैं, हमारे नाखून बढ़ जाते हैं, हमें काटने पड़ते हैं। अगर हम गाय को ओपन फार्मिंग में रखें तो उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती। फिर वो इक्का दुक्की गाय में आती है, वो उसकी जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो, जैसे उसके खानदान में किसी की खुर बढ़ रहे तो जल्दी बढ़ता है ना। आसानी से मैंने अब तक जो अनुभव किया 1 या 2 गायें हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुई ना, अदरवाइज आज तक हमें किसी के खुर कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
ये और एक प्लस पॉइंट होता है। गिर गाय का आवाज भी सामान्य देसी गाय की तरह ही होता है। ज्यादातर पशुपालक गिर गाय को खुले बाड़ी में रखना पसंद करते हैं। इसके अलावा यदि बाड़ा बनाया जाए तो आरामदायक होना चाहिए। बाड़ा ऐसा हो जो सर्दी, गर्मी और बरसात से बचा सके, साथ ही हवादार भी हो। बाड़ी में कच्चा फर्श हो तो ज्यादा बेहतर है। इससे पशु आसानी से उठ बैठ सके और किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। बाड़ी में साफ सफाई आसानी से हो सके, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आहार आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। पशुओं को परजीवियों से बचाने के लिए साल में 4 बार डिवॉर्मिंग करें। वातावरण में नमी बढ़ने पर बाह्य परजीवियों से सुरक्षा देने के लिए पशु चिकित्सक से सलाह लें। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर समय पर टीकाकरण कराएं। तो अभी आपने देखी विशेष रिपोर्ट हमारा पशुधन में। इसी के साथ ही वक्त हो गया इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ाकर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें। बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात कामयाब किसान की कहानी की। कामयाब किसान की दास्तां में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे महिला किसान चंपा देवी से। जी हाँ, इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात उन किसानों से करवाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है और साथ ही कामयाबी हासिल की है। अन्य किसानों के लिए भी वो उदाहरण बने हैं और ऐसे ही किसान है चंपा देवी। तो आइए दिखाते हैं चंपा देवी की कहानी। खेती के क्षेत्र में महिलाओं ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ बराबरी से काम किया है और इसे लाभ का व्यवसाय बनाने में अपना पसीना बहाया है। इस क्षेत्र में महिलाओं की मेहनत से सभी वाकिफ है। खेती का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही पुरानी इसमें नारी की भागीदारी भी है।
21वीं सदी में जहां कृषि लगातार नई नई तकनीकों से आधुनिक हुई, वहीं महिलाओं ने भी इन तकनीकों को साहस के साथ गले लगाया है। ऐसी ही साहस भरी इबारत लिख रही है आज की महिला किसान चंपा। ई रिक्शा चला रही ये महिला अपने आप में कई खूबियों का पिटारा है। अपने हालातों से समझौता ना कर सफलता की नई नींव रख रही ये है चंपा। चंपा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की रहने वाली है। चंपा ने कृषि और पशुपालन में कई सफल प्रयोग किए। एक समय था जब इनके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। चंपा ने इस मुश्किलों की डगर के बीच सफलता का रास्ता बनाया। इसके लिए चंपा ने कृषि विज्ञान केंद्र से मदद ली, यहाँ से प्रशिक्षण लिया और जुट गई मशरूम उत्पादन में। वो बताती है कि कृषि विज्ञान केंद्र ने मशरूम उत्पादन से जुड़ी हर तरह की आर्थिक सहायता भी दी। चंपा ताजे मशरूम के साथ साथ ड्राई मशरूम भी बेचती है। इसके अलावा वो खेती भी करती है और वो भी जैविक। उनके खेत में हर तरह की सब्जियां मिल जाएंगी, जिन्हें चंपा खुद बाजार तक ले जाती है और वो भी ई रिक्शा चलाकर। आर्थिक रूप से कमजोर महिला किसान चंपा ने लिखी कामयाबी की दास्तां। कृषि विज्ञान केंद्र से लिया मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण, जैविक खेती कर उगा रही सब्जियां। चंपा इन सब्जियों को खुद बाजार ले जाती है। ई रिक्शा चलाकर बन रही मिसाल। चंपा ने खुद का एक स्व सहायता समूह बनाया है, जिसमें सभी महिलाएं हैं। ये सभी महिलाएं पहले मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण किया करती थी। इस समय समूह में करीब 10 महिलाएं हैं, जो कृषि के कार्यों में सहयोग कर रही है। साथ ही चंपा और इनका समूह कड़कनाथ मुर्गी पालन करके भी लाभ कमा रही है। वो बताती है कि इसके लिए भी सरकार ने हर संभव सुविधा दी है। शुरुआत में इनके समूह को 300 चूजे दिए गए थे, जिसमें समय के साथ इनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इन सभी कार्यों को चंपा और समूह की बाकी महिलाएं बखूबी निभा रही हैं और परिवार को समृद्ध बना रही है। चंपा ने बनाया महिलाओं का स्व सहायता समूह। समूह की महिलाएं दे रही हर काम में सहयोग। विपरीत परिस्थितियों में इन महिलाओं ने अपनी नारी शक्ति का बेहतर प्रदर्शन कर बाकी महिलाओं के लिए मिसाल कायम की। साथ ही सरकार की ओर से की गई सहायता ने इनके श्रम में 4 चांद लगा दिए हैं। मैं क्योंकि पहले पढ़ाई नहीं कर पाई थी, मतलब मेरे माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते थे, तो मैं फिर 5वीं क्लास में डायरेक्ट मतलब पढ़ने के लिए गई हूँ। 5वीं क्लास में 2005 में 5वीं पढ़ी हूँ। उसके बाद फिर 4 साल पढ़ी हूँ। 4 साल पढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे मतलब कि मेरे माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते थे, पैसा की दिक्कत होती थी, इसलिए मतलब नहीं पढ़ाना चाहते थे। तो फिर मैं मजदूरी जाती थी, मनरेगा में काम करने जाती थी, फिर काम करके फिर अपना पढ़ाई भी करती थी। धीरे धीरे मतलब कि काम करते करते फिर समूह के बारे में हम लोग को पता चला। समूह में दीदी लोगों के साथ मतलब इकट्ठा हुए, फिर चर्चा किए। चर्चा करने के बाद फिर हम लोग समूह के मतलब समूह का गठन किए हैं। पिछले साल मतलब 23 मई में हम लोग का समूह गठन किए हैं। समूह मतलब कि जैसे समूह गठन करने के बाद हम लोग दीदी लोगों के साथ 10 दीदियों के साथ मिलकर हम लोग कड़कनाथ का पालन किए और मतलब कि खूब सारा काम मतलब कि करते करते मतलब खूब मतलब महिलाओं के साथ आगे मतलब कि बढ़ रहे हैं। और अब गांव किसान में चलते चलते नजर डालते हैं नए कृषि कानूनों पर और उनके लाभ पर। किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 राज्यों के कृषि उत्पाद मार्केट कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों की उपज के निर्बाध व्यापार का प्रावधान करता है। राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगह किसानों को उनके उत्पाद अधिसूचित मंडियों के बाहर बेचने को बढ़ावा देता है। यह अधिनियम एपीएमसी डील की तुलना में महाराष्ट्र में किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इस नए अधिनियम महा एफपीसी की घोषणा के बाद महाराष्ट्र में किसान उत्पादक कंपनियों का अनुमान है कि सितंबर में कानून लागू होने के बाद से 4 जिलों में एफपीसी ने अपने व्यापार से 10 करोड़ रुपए कमाए हैं। Farmers are the member and owner or shareholder of this farmer producer company. So we are exclusively working with the shareholder of this organization. योगेश थोराट ने कहा कि राज्य में सोयाबीन की कीमत 3,800 रुपए थी, लेकिन किसानों को 4,200 रुपए मिले।
क्योंकि कंपनियों ने किसानों से सीधे उपज खरीदी। थोराट का मानना है कि भविष्य में प्याज और अन्य फसलों की खरीद और बिक्री मंडियों के बाहर एफपीसी के माध्यम से बड़े पैमाने पर की जाएगी। इससे भविष्य में किसानों और व्यापारियों को काफी लाभ होगा। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ गांव किसान में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।